इनका डाइट का विश्लेषण कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे कि क्यों आपकी डाइट फेल हो जाती है। जिस पर्पस के लिए डाइट ले रहे हैं वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आता। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जिसमें पेशेंट के बारे में बताएंगे, इनकी डाइट पैटर्न को समझेंगे। दूसरा हिस्सा विश्लेषण का होगा और तीसरा हिस्सा इसके समुचित उपाय का होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपके सुझावों को हम अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। और हाँ, अगर आप भी अपने डाइट और जीवन शैली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें अपना डिटेल भेजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो हमारे पहले केस स्टडी में चलते हैं और सबसे पहले पेशेंट का डिटेल देखते हैं। यह 50 साल की एक महिला है और इनका वजन 82 किलो है। 82 मतलब 82 किलो है और इनकी लंबाई 5 फीट 2 इंच है। ये शाकाहारी हैं और किसी तरह का कोई नशा नहीं करती हैं। रात में लगभग 5 से 6 घंटे ये सोती हैं और दिन भर 2 हेल्पर की मदद से घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। ये मेरे क्लिनिक पर डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए आई थी। फिर आगे सारा रिपोर्ट देखने से पता चला कि इनके लीवर में फैट जमा हुआ है, जिसको फैटी लीवर भी बोलते हैं, और खून में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ी हुई है। तो आइए अब देखते हैं ये सारा दिन खाती क्या है। इनके दिन की शुरुआत लगभग 6:30 बजे से होती है। उसके बाद 2 बिस्किट के साथ 1 कप चाय, बिना चीनी वाली चाय पीती हैं। नाश्ते में पोहा या पराठा या दलिया खाती हैं। फिर 11 बजे 2 बिस्किट के साथ दोबारा बिना चीनी की चाय पीती हैं। 12:30 बजे सेव, केला या चेरी या कोई भी सीजनल फ्रूट्स में कोई एक या फिर मूंग स्प्राउट्स खाती हैं। 1:30 बजे के लगभग सब्जी और रायता के साथ 2 रोटी खाती हैं और 3 बजे और फिर 6 बजे चाय के साथ नमकीन या फ्रूट्स खाती हैं। कभी कभी बिस्किट भी होता है। 9 बजे दाल के साथ रोटी या फिर चावल, दोनों में से कोई एक लेती हैं और उसके बाद फिर लगभग 11 बजे सोने के लिए जाती हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये जो फूड खाई, ये पूरा जो खाना खाई, उस खाने का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है। तो एक बार इसको समझते हैं। तो इनके डाइट में सुबह से उठकर रात के सोने तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है, जैसे कि बिस्किट है, पोहा है, पराठा, दलिया, नमकीन, फल, रोटी, सब चावल, ब्रेड सैंडविच, ये सब ले रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन के नाम पर दाल ही है जो रेगुलर लेती हैं, पर इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं मिलता। बाकी कभी कभी स्प्राउट्स लेती हैं। रायता में दही के कारण से थोड़ा बहुत प्रोटीन कभी कभी मिल जाता है। तो सारा दिन में ये लगभग 15 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खाती हैं। इन्हें रोज दिन कम से कम 60 से 80 ग्राम तक प्रोटीन लेनी चाहिए। अब चलते हैं फैट पर। तो फैट के नाम पर जो सब्जी और नट्स में फैट जा रहा है, बस उतना ही ले रही हैं, जो कि एक डेली रिक्वायरमेंट से काफी कम है। इन्हें रोज दिन कम से कम 50 से 60 ग्राम फैट लेनी चाहिए। अब बात करते हैं फाइबर की, जो कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन ये फाइबर बहुत कम ले रही हैं। फाइबर के नाम पर ये सिर्फ रोटी, सब्जी और फल में जितना मिल जाता है बस उतना ही खाती हैं। अब आगे चलते हैं, एक बार समझते हैं इनकी बीमारी को। तो इनकी पहली समस्या है इनका वजन, जो कि बहुत ज्यादा है, और इनका बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स 33 से ऊपर है, 33 से ऊपर है। एक नॉर्मल बीएमआई को अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल बीएमआई 23 से नीचे होता है। इनकी दूसरी समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस फोटो में देखिए, जब किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इस स्थिति में इंसुलिन सही से काम नहीं करता और ये मनुष्य को सारा दिन
भूख लगाता रहता है और दिन भर सुस्ती बनी रहती है। ऐसे लोग दोपहर का खाना खाने के बाद आधा या 1 घंटा सोना पसंद करते हैं और अगर इन्हें बेड ना मिले तो ये बैठे बैठे ही सो जाते हैं। आपके आसपास में ऐसे लोग आपको आराम से मिल जाएंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत भूख लगने के कारण हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस कारण से अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज से जरूरत से ज्यादा इंसुलिन निकलना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति में इंसुलिन का काम होता है कि जो खाने के कारण से शुगर निकलता है उसको मांसपेशियों तक पहुंचाना, पर जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनमें शुगर मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता है। फिर से समझिए, एक नॉर्मल व्यक्ति में इंसुलिन का काम होता है कि खाने के कारण जो शुगर निकल रहा है उस शुगर को मांसपेशियों तक पहुंचाना, ये इंसुलिन करता है। पर जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा उनमें शुगर मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता है और इंसुलिन इस शुगर को फैट के रूप में जमा कर लेता है, जिस कारण से मोटापा और भी बढ़ता चला जाता है। अब चलते हैं इनकी तीसरी समस्या पर। तो इनकी तीसरी समस्या है फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर के अंदर फैट का जमा होना। ये 2 तरीके का होता है। जो अल्कोहल के कारण से होता है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर, और जो अल्कोहल को छोड़कर किसी और कारण से होता है उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसको शॉर्ट में NAFLD भी बोलते हैं। और NAFLD मुख्य रूप से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है। अब देखिए क्यों ऐसे पेशेंट का शुगर लेवल हमेशा बढ़ा ही रहता है। ऐसे लोग अपना वजन भी कम नहीं कर पाते। तो चलिए एक एक करके सभी कारण को समझते हैं। पहला कारण है, ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिस कारण से जो आसानी से बिना मेहनत किए मिल जाए वो खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आसानी से और बजट में मिलने वाला सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सारा दिन कार्बोहाइड्रेट खाकर शुगर बढ़ता है और फिर इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि डायबिटीज के मरीज को क्या नहीं खाना चाहिए, तो इंटरनेट पर इनकी भाषा में सही जानकारी नहीं मिल पाती और इस कारण से ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है, इनके डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। मैंने पहले भी बताया है कि इनको कम से कम 60 से 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन कम लेने की स्थिति में प्रोटीन से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही पूरा कर लेते हैं, जिसमें मांसपेशियों की मजबूती कम हो जाती है और दिन भर थका थका सा महसूस होता रहता है। चौथा कारण अगर देखते हैं तो डायबिटीज के पेशेंट को फाइबर ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। इनके डाइट में फाइबर बहुत कम है। पांचवा कारण है, इनके डाइट में फैट भी बहुत कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फैट के बदले ये डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं। तो मतलब प्रोटीन के बदले भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट के बदले में भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट तो इनको जो खाना है वो तो खा ही रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। इनका अगर परसेंटेज देखेंगे तो कम से कम 70 to 80% ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। सातवां पॉइंट है, शुगर को बुलाता है। मतलब शुगर खाने की क्रेविंग को बढ़ाता है। मतलब सारा दिन कार्बोहाइड्रेट खाने से और भी कार्बोहाइड्रेट्स खाने की इच्छा होगी, जो कि इस पेशेंट में थी। आठवां पॉइंट है, इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये घर का काम 2 हेल्पर की मदद से करती हैं। सिर्फ घर के किचन में खड़े होने से समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला। हर डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। घर वाले एक्सरसाइज से नहीं होगा, इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक मतलब कि तेजी से चलना। तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। 9वां पॉइंट है, फैमिली मेंबर अगर सामने बैठकर मिठाई खाएंगे तो ऐसे पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ये अपना रूटीन ठीक करना भी चाहें
तो नहीं ठीक कर सकते, जो कि इनमें हो रहा था। और फिर 10वां पॉइंट है कि ऐसी ही सारी स्थिति के कारण से इनका मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रह पाता और फिर सब कुछ खाने का दौर शुरू हो जाता है। फिर ये भूल जाते हैं कि इनको डायबिटीज भी है और ये फिर जो है ना, जाने अनजाने में ये सब कुछ फिर खाना शुरू कर देते हैं। ये तो मेरे तरफ से ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए। जिस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो उसका सेवन करना चाहिए। तो मैं एक एक करके रिकमेंडेशन बताता हूं कि ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए। जिस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा है, इन्हें प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। प्रोटीन में पनीर, टोफू, राजमा, छोले, काला चना, दाल, सोयाबीन इत्यादि का सेवन करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे, चिकन, मछली ये सब खा सकते हैं। तीसरा रिकमेंडेशन है कि इन्हें अपने डाइट में हेल्दी फैट भी शामिल करनी चाहिए, जो कि इनके डाइट से बिल्कुल गायब है। चौथा रिकमेंडेशन है, इनके डाइट में विटामिन B12 और विटामिन D का सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए। आमतौर पर जो शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होती है। पांचवा रिकमेंडेशन है कि शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन मैनेज करना बहुत कठिन काम होता है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट में वे प्रोटीन या पी प्रोटीन शामिल करना चाहिए। छठा रिकमेंडेशन है कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो पहले ब्रिस्क वॉक शुरू करें और फिर धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक के समय को बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरा 6 रिकमेंडेशन है, इसके बेसिस पे आप शुरू करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।